नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में हमने आपको हिस्ट्री के सिलेबस का एनालिसिस किया और हिस्ट्री के सिलेबस को एनालिसिस करने के साथ साथ हिस्ट्री को किस वे में हम पढ़ सकते हैं ताकि इतिहास के विषय को एक रोचक बनाया जा सके। इतिहास को तथ्यपरक जानकारी तक हम सीमित ना रखें, बल्कि हम उसका एक विश्लेषणात्मक और उसका सूक्ष्म विश्लेषण करें ताकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपकी उत्तीर्ण हो, जो मुख्य परीक्षा है वह भी आपकी उत्तीर्ण हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जैसा देखा, यानी प्राचीन इतिहास से हमने प्रारंभ किया और प्राचीन इतिहास में हमने जो आपको कुछ बिंदुओं पर चर्चा की, तो उनमें एक बिंदु में यानी हमने 52 डायनेस्टी के बारे में बताया था और उससे पहले एक मगध डायनेस्टी, सबसे पहले जो बताया था हमने, जो प्रारंभ किया है एक मगध डायनेस्टी। और जो मगध डायनेस्टी है, मगध डायनेस्टी के अंदर यानी कितने छोटे छोटे डायनेस्टी आती हैं या मगध एम्पायर के अंदर कितनी छोटी छोटी डायनेस्टी आती हैं, उनके बारे में बताया था। जैसे कि आप सबको पता है कि मगध साम्राज्य, क्या बेटा, मगध साम्राज्य। प्यारे बच्चों, यदि मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो आप सभी को ये बताया गया था कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी डायनेस्टी आती हैं। सबसे पहले आप सभी को बताया गया था कि बृहद्रथ वंश इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हर्यक वंश, देन शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, देन नंद वंश, देन बेटा मौर्य वंश। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपकी 5 डायनेस्टी है, ये 5 डायनेस्टी मगध साम्राज्य के अंतर्गत आती है। तो आपसे सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था और मगध साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था, या मगध साम्राज्य के वंशों का क्रोनोलॉजिकल क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना, यानी कालानुक्रम। इनको बेटा, यानी ये जो डायनेस्टी है, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, कालानुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल जो होता है उसको हिंदी में कालानुक्रमिक कहा जाता है। यानी इस एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यानी किसके बाद कौन सी डायनेस्टी आया है, यह आपको अवश्य पता होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को विदित है प्यारे छात्रों, कि हमने कल आपको हर्यक वंश के बारे में बताया, तो आज हम आपको, कल हमने बेटा बृहद्रथ वंश के बारे में बताया और आज हम आपको हर्यक वंश के बारे में बता रहे हैं। यदि मैं हर्यक वंश की बात करूं तो आपको ध्यान देना है बच्चों, यानी हर्यक वंश। प्यारे बच्चों, ये जो हर्यक वंश है, इस वंश को पितृहत्यक वंश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पितृहत्यक वंश। तो हर्यक वंश को पितृहत्यक वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्यक वंश के सभी राजा अपने पिता की हत्या करने के पश्चात ही शासक बने हैं, यानी बेटे ने बाप की हत्या की है और राजगद्दी को संभाला है, फिर उसके बेटे ने बाप की हत्या की है और राजगद्दी को संभाला है। तो इसीलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? यानी पितृहत्यक वंश कहा जाता है। यदि हम इस पितृहत्यक वंश के बारे में बेटा थोड़ा और पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र कहाँ था बेटा? यानी ये बिहार में था। क्लियर हो गया? यदि हम बात करते हैं हर्यक वंश की, तो ये साउथ इंडिया, यदि साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ से एक रेखा गुजर रही है जिसको यानी 2330 अंश रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात
इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वंश कर्क रेखा के उत्तर में है, तो ये जो हर्यक वंश है यानी कर्क रेखा के उत्तर में यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है यानी बिहार। कौन सा पड़ता है बेटा? बिहार। तो यह बिहार में इसका क्षेत्र है और इसकी हम राजधानी की बात करते हैं तो इसका राजधानी क्या रहा है? राजगृह। राजगृह। बट बेटा यदि मैं इसकी सेकंड राजधानी की बात करूं यानी सेकंड जो कैपिटल रहा है इसका वो क्या रहा है? पाटलिपुत्र। इसका जो सेकंड कैपिटल रहा है वो पाटलिपुत्र रहा है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। इतनी बातें स्पष्ट हुई हैं तो आपको हर्यक वंश के शासक के बारे में यानी जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए बेटा, हर्यक वंश के कौन कौन शासक हुए हैं। सबसे पहले एक शासक हुए हैं बिंबिसार। बिंबिसार। यदि बिंबिसार की बात करें बेटा तो उनके बाद एक शासक आए हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो शासक आए हैं उनको उदयन या उदयभद्र के नाम से जाना जाता है। उनके बाद की बात करें तो 3 से 4 शासक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि अनिरुद्ध आए हैं, मुंडक आए हैं। तो यहाँ इस तरीके के 3 से 4 जो शासक आए हैं हम उनको नहीं बल्कि अंतिम शासक की बात कर रहे हैं। कौन है बेटा? नाग दशक। जो अंतिम शासक है वो नाग दशक है। तो ये कौन है? यानी जो हर्यक वंश है इसके संस्थापक हैं। जबकि प्यारे बच्चों अजातशत्रु कौन है? यानी एक ये प्रसिद्ध शासक हैं। प्रसिद्ध शासक हर्यक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? अजातशत्रु हैं। और उदयन जो है ये कौन से हैं? ये इसके थर्ड शासक हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई बेटा। और प्यारे बच्चों जो नाग दशक है यह इनके अंतिम शासक है। इनके मीन्स क्या? अंतिम शासक। इनके मीन्स बेटा ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के अंतिम जो शासक हैं वो नागदशक है और उसके जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार हैं। और अजातशत्रु यानी बिंबिसार के क्या हैं बेटा? उनके पुत्र हैं। आप सभी को इतनी बात स्पष्ट हो गई? यदि आप सभी को इतनी बात स्पष्ट हो गई है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे चलें। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ आपको 2 से 3 चीजों में ध्यान देना है। 2 से 3 चीजों में किस में ध्यान देना है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इन शासकों का यानी क्या करेंगे बेटा? अभी यानी क्रोनोलॉजी वाइज इनका स्टडी करेंगे यानी कालानुक्रम में इनका अध्ययन करेंगे। एक के बाद एक जो शासक आए हैं हम उनका अध्ययन यानी करेंगे उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले जो शासक आए हैं प्यारे बच्चों उनका नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार। तो मेरे प्यारे छात्रों सबसे पहले जो शासक हैं उनका नाम जो है वो बिंबिसार है। अब आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार ने क्या क्या किया है। बिंबिसार की बात करें बेटा, ये पहले जैन धर्म को सपोर्ट करते थे। ये जैन धर्म को क्या करते थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी। प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे जबकि इन्होंने अंत में बौद्ध, अंत में किसको बेटा? अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। स्वीकार। ये क्या थे बेटा? यानी प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने बाद में क्या किया? यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसी के साथ साथ जब ये जैन धर्म के अनुयायी थे तो जैन धर्म में इनको एक नाम है। जैन धर्म में इन्हें क्या कहा जाता है? यानी श्रेणिक। श्रेणिक। क्लियर हो गया? जैन धर्म में जो बिंबिसार हैं, जैन धर्म में बिंबिसार को श्रेणिक नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में बिंबिसार को श्रेणिक
नाम से जाना जाता है। ये बात स्पष्ट होगी बेटा। तो जो जैन धर्म है, प्रारंभ में जो बिंबिसार हैं वो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो इसीलिए जैन धर्म में इनको श्रेणिक कहा जाता है। परंतु बाद में इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करते हैं जो ये बिंबिसार हैं, इनके समकालीन विद्वान कौन हैं। समकालीन, यदि समकालीन विद्वान की बात करें, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों यूपीएससी ने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान जैन धर्म के समकालीन हैं। तो आपने दो विद्वान का नाम अवश्य सुना होगा, यानी जैन धर्म के जो फाउंडर हैं, यानी रियल जो फाउंडर हैं, उनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म के जो रियल फाउंडर हैं, यानी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी जो हैं वह बौद्ध धर्म के रियल फाउंडर हैं, जबकि महावीर स्वामी जी जो हैं वह जैन धर्म के रियल फाउंडर हैं। तो बिंबिसार के समकालीन विद्वान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी थे। ये बात स्पष्ट हो गई। यदि हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी, जो जैन धर्म है, जैन धर्म या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये बात स्पष्ट हो गई बेटा। ये 24वें तीर्थंकर थे। और ये क्या थे, यानी जो गौतम बुद्ध हैं आपके, यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध जी हैं वह बौद्ध धर्म के क्या थे बेटा, संस्थापक थे। क्लियर। और इन्होंने यानी लास्ट में जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इन्होंने क्या किया, किसने बेटा, यानी बिंबिसार ने, यानी बुद्ध को, बिंबिसार ने यानी बुद्ध को क्या दिया, उपहार। बुद्ध को जो उपहार दिया, उपहार के रूप में क्या दिया, वानु का विहार। यानी इन्होंने बुद्ध को वानु का विहार किसमें दिया बेटा, यानी उपहार के रूप में दिया। तो प्यारे छात्रों, ये जो मैं पॉइंट्स लिखा हूं, ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और बिंबिसार ने, प्यारे बच्चों, यहाँ आपको दो चीजों पर और फोकस करना है, ध्यान दीजिए। यदि मैं बात करूं, यानी इसने, बिंबिसार ने जीता, बिंबिसार ने किसको जीता, अंग को। अंग किससे जीता बेटा इसने, बृहद्रथ से। बृहद्रथ से अंग को जीता। और बिंबिसार के बेटे का नाम क्या था, जो इनका पुत्र था, यानी किसका पुत्र, बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजात। ध्यान दो बेटा, अजात शत्रु। जो अजात शत्रु हैं, अजात शत्रु को अंग का क्या बना दिया, उन्होंने उपराजा घोषित कर दिया। ये बात स्पष्ट हो गई। यदि आप सभी को इतनी बात स्पष्ट होगी तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो प्यारे छात्रों, बिंबिसार का शत्रु, यदि हम बात करते हैं तो बिंबिसार का शत्रु कौन था, तो अवंती महाजनपद। अवंती, बिंबिसार का शत्रु कौन था बेटा, यानी अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद का शासक, अवंती महाजनपद का शासक था एक, उसका नाम क्या था बेटा, यानी चंड प्रद्योत। अवंती महाजनपद के राजा थे चंद प्रद्योत। वह बिंबिसार के क्या थे, घोर शत्रु थे। तो जब बिंबिसार के वह घोर शत्रु थे, तो एक समय ऐसा हुआ कि चंद प्रद्योत जी एक लाइलाज रोग से क्या हो गए, पीड़ित हो गए। जब चंद प्रद्योत जी एक लाइलाज रोग से पीड़ित हो गए, तो इस परिस्थिति में क्या किया, यानी एक राजवैद्य जीवक, किसको बेटा मैं बात कर रहा हूं, राजवैद्य जो जीवक हैं, राजवैद्य जीवक को किसने, यानी बिंबिसार ने कहाँ भेजा बेटा, यानी
चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा ताकि उसका जो लाइलाज रोग से वो ग्रसित है उसमें कुछ राहत मिल सके। और जो राजवैद्य जीवक हैं बेटा, तो ये कौन थे? ये सालवती की एक गणिका के पुत्र थे। राजवैद्य जीवक की बात करें बेटा, राजवैद्य जो जीवक थे यह सालवती सालवती की गणिका गणिका के पुत्र थे। एक सालवती की गणिका थी, जो ये थे वो सालवती की गणिका के पुत्र थे। और प्यारे बच्चों, बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश के ही तो शासक हैं, और हर्यक वंश जो है वह मगध साम्राज्य का एक वंश है। तो इनकी जो स्थिति है, बात स्थिति की कर रहे हैं बेटा, कि बिंबिसार की स्थिति, अर्थात आप ये बोल सकते हो कि मगध साम्राज्य की जो स्थिति है वो इतनी मजबूत थी, उसके पीछे का कारण क्या था? तो उसके पीछे के दो कारण थे बेटा। पहला वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध। दूसरा कारण क्या था? साम्राज्यवाद की नीति, साम्राज्यवाद नीति। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बहुत सुदृढ़ बनाए और इसने साम्राज्यवाद की नीति को फॉलो किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिंबिसार के पास 500 से अधिक रानियां थी, जिसमें 3 रानियों के नाम व्याख्यात होते हैं। यानी बिंबिसार ने पंजाब की क्षेमा से भी विवाह किया था। तो इस प्रकार बिंबिसार के पास में 500 से अधिक रानियां थी। यानी 500 से अधिक रानियां होने के कारण वे जो रानियां थी उनके परिवार अर्थात उनके माता पिताजी ने बिंबिसार को यानी उपहार में बहुत सारे क्षेत्र को दिया था, जिसके कारण बस यानी बिंबिसार उनका दामाद बना। दामाद बनने के साथ साथ इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ, और साम्राज्य का विस्तार होने के साथ साथ अब इसका दुश्मन ही नहीं बचा, क्योंकि दुश्मन की लड़की इनकी वाइफ हो गई है। तो इसीलिए जो मगध साम्राज्य है, और स्पेशल फॉर यदि मगध साम्राज्य में बात करूं हर्यक वंश, उसकी मजबूत स्थिति होने का कारण क्या था? तो उसकी जो मजबूत स्थिति होने का कारण था वो ये था कि उसका वैवाहिक संबंध और साम्राज्यवाद की नीति, क्योंकि उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से और यानी साम्राज्यवाद की नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्लियर हुआ बेटा? यदि बात करते हैं तो पंजाब की क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। वैशाली में लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी चेलना, इन्होंने उससे विवाह किया जो चटक की पुत्री थी, और यही क्या बनी? अजातशत्रु की मां बनी। और अजातशत्रु जो हर्यक वंश है उसके सबसे शक्तिशाली शासक बनकर उभरे, और यह बिंबिसार के पुत्र थे। तो प्यारे बच्चों, मैं यदि बात करूं नेक्स्ट शासक कौन है, उनका नाम है अजात शत्रु। यदि अजात शत्रु की बात करूं प्यारे छात्रों, तो अजात शत्रु का अर्थ क्या है आपको ये अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा गया है। यदि प्यारे छात्रों आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस अवश्य किया होगा, तो आपको यह क्वेश्चंस पीवाईक्यू में मार्केट से जो भी आपने लिया होगा तो अवश्य मिला होगा। अजात शत्रु का अर्थ क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु ना हो, या जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। और दूसरा प्यारे बच्चों, आपने एक बहुत प्यारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी। यदि मैं जयशंकर प्रसाद जी की बात करूं तो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है, एक रचना जिसका नाम क्या है बेटा? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु क्या है? अजात शत्रु यानी हर्यक वंश के एक शासक भी हैं, और अजात शत्रु का अर्थ क्या है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। और अजात शत्रु
जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना भी है और यह बहुत प्यारी रचना है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। नेक्स्ट यदि बात करें तो प्यारे बच्चों, अजातशत्रु के मंत्री की बात करते हैं। अजातशत्रु के समय में मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था वत्सकार। वत्सकार। अजातशत्रु के समय मंत्री वत्सकार थे। और अजातशत्रु का उपनाम की बात करते हैं। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको स्लाइड पर चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये एक एक वो क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों, जो कथन और कारण और आपके यानी जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और अजप्शंस और रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं और मैचिंग द फ्लोइंग क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सभी में ये पूछे गए हैं। मैं पीसेस की बात कर रहा हूं। पीसेस के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि अजातशत्रु के मंत्री कौन थे? तो वत्सकार थे। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुनिक है। क्लियर हो गया। जैसे कि आपने अजातशत्रु के पिताजी का नाम देखा है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें श्रेणिक कहा जाता है। किस में कहा जाता है? जैन साहित्य में। और प्यारे बच्चों, जो ये श्रेणिक है, इसका अर्थ क्या है? श्रेणिक का अर्थ पता होना चाहिए। बड़ी सेना रखने वाला। बड़ी सेना रखने वाला। श्रेणिक का अर्थ क्या होता है? तो बड़ी सेना रखने वाला होता है। तो अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार थे। अजातशत्रु का अर्थ जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। और अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना भी है। और यदि हम बात करें बेटा अजातशत्रु के समय की एक बहुत दुखद घटना की मैं आपको बात कर रहा हूं, ये कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है। यदि सोशल रिफॉर्मर किसी के शासन काल में यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो बड़ी दुखद वाली बात होती है। तो बेटा कौन कौन मैं बात कर रहा हूं? 3 व्यक्तियों का। यानी फर्स्ट की बात करें तो महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी, आप अच्छे से जानते होंगे महावीर स्वामी जी कौन है। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। और मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी कौन है बेटा? यह बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और एक मौखली गोसाल। मौखली गोसाल। यदि प्यारे छात्रों, यदि मैं मौखली गोसाल की बात करूं तो मौखली गोसाल और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन तीनों को निर्वाण जो प्राप्त हुआ है वह अजात शत्रु के समय में हुआ है। अजात शत्रु के समय में हुआ। ये बड़ी दुखद घटना है प्यारे बच्चों कि जैन धर्म के सोशल रिफॉर्मर और बौद्ध धर्म के सोशल रिफॉर्मर अर्थात पूरे भारत के सोशल रिफॉर्मर एवं मौखली गोसाल, इन तीनों विद्वानों का जो इंतकाल हुआ है या इनकी जो मृत्यु हुई है या इनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ है वह अजातशत्रु के समय में ही हुआ है। ये बात क्लियर होगी। यदि हम बात करते हैं तो अजातशत्रु ने कुछ कार्य किए। अजातशत्रु के प्यारे बच्चों कार्य की बात करें तो इसने क्या कार्य किए? फर्स्ट कार्य इसने क्या किया बेटा? अजातशत्रु ने अपने शासन के अपने शासनकाल के 8वें वर्ष, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में इसने क्या किया? अजातशत्रु ने यानी बौद्ध संगति कराई। क्लियर हो गया। तो कौन सी बौद्ध संगति कराई? अब आपको यह भी पता होना चाहिए, प्रथम कराई, द्वितीय कराई, तृतीय कराई या चतुर्थ कराई। तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में प्रथम बौद्ध संगति कराई। तो फर्स्ट कार्य क्या किया? यानी अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में प्रथम बौद्ध संगति कराई। जबकि दूसरा कार्य क्या किया? रथ मूसला एवं महाशिला कंठक
रथमूसला एवं महाशिला कंटक नामक 2 हथियार बनाए। रथमूसला तथा महाशिला कंटक नामक इन्होंने क्या किया? 2 हथियार बनाए। इतनी बात स्पष्ट हुई बेटा? तो दोनों कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में प्रथम बौद्ध संगति कराई और इसने क्या किया? रथमूसला एवं महाशिलाकंटक नामक 2 हथियार बनाए और इनके पिताजी के समय से जो राजधानी चली आ रही है। तीसरा इन्होंने क्या, यानी जो राजगृह है, राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये कार्य आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में प्रथम बौद्ध संगति कराई और क्या बेटा, यानी इसने रथमूसला और महाशिलाकंटक नामक 2 हथियार बनाए और क्या किया इसने बेटा, यानी राजगृह ही अपनी राजधानी बनाया। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर रथमूसला और महाशिलाकंटक ये 2 जो हथियार हैं ये कैसे हथियार हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। बेटा आपने देखा होगा कि यदि आपने रामायण पर्दे पर देखा है, इन द सेंस आपने रामायण यानी टेलीविजन पर देखा है, तो आपने ये अवश्य देखा होगा कि रामायण में जब राम की सेना श्रीलंका पर चढ़ाई करती है, अर्थात लंका पर जब वो चढ़ाई करती है तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से लंका के द्वार को खोलने का प्रयास करते हैं। तो वो जो बहुत बड़े पत्थर को काफी लोग एक साथ उठाकर यानी वहां ले जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? महाशिला कंटक। जबकि रथमूसला हथियार क्या होता है? प्यारे छात्रों, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा यानी कि जो आपके पेड़ होते हैं, पेड़ की सिलाई होती हैं और रथों के दोनों साइड में पेड़ की सिलाओं को बांधते थे और यानी फिर जो आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, उन रथों को लेकर दौड़ते थे और दोनों सिराएं आगे से जाकर जब किसी में टकराएंगी तो वहां से वो टूट जाएगा या खुल जाएगा, तो उसको रथ मूसला कहते थे। तो अजातशत्रु ने रथ मूसला और महाशिलाकंटक नामक 2 हथियार का क्या किया इसने बेटा? निर्माण कराया। इतनी बात यदि आपको स्पष्ट हो गई है तो आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यदि मैं बेटा बात करूं अजातशत्रु की, एक बहुत जो सबसे प्यारा क्वेश्चंस मुझे अजातशत्रु में नजर आता है, आपने एक अभिलेख का नाम सुना होगा, भरूत, भरूत अभिलेख, अभिलेख। भरूत अभिलेख में अजातशत्रु को, अजातशत्रु को, भरूत अभिलेख में अजातशत्रु को यानी बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध, बुद्ध की वंदना करते हुए दर्शाया गया है। बुद्ध को क्या दर्शाया गया है बेटा? यानी अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दर्शाया गया है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के कौन से शासक को यानी बुद्ध की वंदना करते हुए दर्शाया गया? तो अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दर्शाया गया है। इतनी बात स्पष्ट हुई। अजातशत्रु में आपने देखना है प्यारे बच्चों कि जो प्रथम बौद्ध संगति है, मैं आपको एक चीज को बहुत प्यार से समझाया था और फर्स्ट क्लास में ही आपको समझाया था कि बेटा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात भारत के प्राचीन इतिहास में आप समय काल तिथियां पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, समय काल तिथियां पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ से 99% समय काल जो तिथियां हैं इनको हम अवॉइड करके चलेंगे, बट 1% हम लेकर चलेंगे। तो 1% वो कौन सी तिथियां होंगी बेटा? मैं 100% आपसे ये वादा और इसका अपोजिट दावा कर रहा हूं। जो 1% हम तिथियां लेकर चलेंगे आपके एग्जाम में वही पूछी जाएंगी, उनसे अलग पिछले 50-60 सालों में भारत के किसी एग्जाम में कोई तिथि एंसेंट से नहीं आई। आता है तो बार बार वही, जैसे कि फर्स्ट बौद्ध संगति कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, फोर्थ कब हुई। यदि फर्स्ट की बात करूं तो 483 BC,
सेकंड की बात करें तो 383 बीसी, थर्ड की बात करें तो 252 बीसी और फोर्थ की बात करें तो 78 एडी। क्लियर। ऐसे ही तराइन का युद्ध पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो तिथियां, जो समय, जो काल आपकी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिहाज से अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, हम उसको आपको अवश्य समझाकर चलेंगे। तो इसीलिए आप सब लोग अननेसेसरी जो तिथियां हैं, जो इतिहास तिथियों का विश्लेषण नहीं है, इतिहास में असंख्यक तिथियां देखने को मिलेंगी, परंतु आपको उन रेड हेरिंग पॉइंटों से बचना है। तो यहाँ अपने शासन काल के 8वें वर्ष में प्रथम बोध संगति कराई। तो प्रथम बोध संगति कब कराई? 483 ईसा पूर्व में कराई। अब जब आपको पता कि 483 ईसा पूर्व में जब ये पता चल गया, तो प्यारे बच्चों आपको ये पता चाहिए 83 ईसा पूर्व में शासन काल के 8वें वर्ष में, तो आपको ये शासक कब बना ये भी पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बोध संगति कराई और शासन काल के 8वें वर्ष में कराई। तो प्यारे बच्चों इसमें 8 आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो आपको यहाँ नजर क्या आ जाएगा? यानी 1 9 और 4 यानी 491 यानी 491 ईसा पूर्व में कराई। और प्यारे बच्चों यहाँ आपको एक बात को समझ लेना है, यदि पुस्तक में ये नहीं मिल रहा है तो 492 ईसा पूर्व आपको नजर आएगा। जैसे मैं बात करूं, अभी मैं लास्ट नाइट एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहा था, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज को सॉल्व जरूर करता रहता हूं, किसी भी पेपर का हो बेटा। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो उसमें लिखा हुआ था 1927 ऑप्शंस में, जबकि साइमन कमीशन 1927 नहीं 1928 करेक्ट है। तो लेकिन उसमें आसपास का जो ऑप्शन था 1927 था, तो उसी को हमने सही माना। क्लियर। तो यहाँ से आपको अजातशत्रु कब शासक बना है उसके बारे में भी अच्छे से पता चल गया। नेक्स्ट यदि बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो थर्ड शासक थे उनका नाम क्या था? यानी उदयन या उदय भद्र। थर्ड जो शासक थे उनका नाम उदयन या उदय भद्र था। तो प्यारे बच्चों उदयन या उदय भद्र के लिए भी आप कुछ मैटर को अच्छे से तैयार करना है। इसने क्या किया? अब राजधानी को चेंज किया, कैपिटल को परिवर्तन किया। इसने जब कैपिटल को परिवर्तन किया तो कैपिटल क्या थी बेटा? राजगृह। इसने राजगृह के स्थान पर क्या बनाया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसको वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ये जो बेटा राजगृह है, तो हर्यक जो वंश है, हर्यक वंश की ये क्या थी बेटा? यानी फर्स्ट कैपिटल थी, जबकि ये इसकी फर्स्ट कैपिटल थी बेटा। इतनी बात क्लियर होगी। जबकि जो पाटलिपुत्र है वो क्या है बेटा? वो सेकंड कैपिटल है। इतनी बात यदि आप सभी के स्पष्ट आ गई है, तो उद्यन का सबसे मुख्य कार्य यही है। यहाँ से यही पूछा जाता है कि राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाने वाला कौन था? तो राजधानी राजगृह से जो पाटलिपुत्र बनाया था वह उद्यन ने ही बनाया था। इतनी बात स्पष्ट हो गई। यदि हम बात करें तो इसने और क्या कार्य किया? यानी अवंती महाजनपद, एक क्या था बेटा? अवंती महाजनपद। जो अवंती महाजनपद है उसके साथ इसने व्यापार को क्या किया? जारी। क्योंकि अवंती महाजनपद के जो शासक थे, यहाँ के शासक कौन है बच्चों? इनके शासक का नाम क्या था? यानी चंड प्रदोत। तो अवंती महाजनपद के जो शासक हैं चंड प्रदोत, यह बिंबिसार के कट्टर क्या थे? शत्रु थे।
क्लियर हो गया। लेकिन इसने अपने दादा की बात को भूलकर उसको दरकिनार करते हुए क्या किया, अवंती जो महाजनपद है उसके साथ में व्यापार को जारी किया, व्यापार को जारी किया। और चंद प्रदोत ने जब व्यापार को जारी किया तो व्यापार को जारी करने के पश्चात जो उद्यन है उसके यानी चंड प्रदोत के साथ में यानी उनके पारिवारिक साथ में कैसे संबंध हो गए, वैवाहिक। यानी उद्यन ने चंद प्रदोत के पारिवारिक पुत्री से क्या किया, विवाह किया। और जब विवाह किया तो अब जो दुश्मन था, जब हम दुश्मन की बेटी से विवाह कर लेंगे तो वो दुश्मन किस बात का रह गया, फिर वो दुश्मन नहीं है, वह अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो इसीलिए जो हर्यक वंश है या मगध साम्राज्य है, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी साम्राज्य यदि आगे बढ़ा है, फूला है, फला है, तो उसने दो चीजों को बहुत ध्यान से क्या किया है, तवज्जो में रखा है या ध्यान दिया है। जैसे कि एक तो साम्राज्यवाद की नीति को, दूसरा वैवाहिक संबंधों की नीति को। क्योंकि जब इंसान विवाह करता है तो उसे दहेज में उपहार के नाम पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा कि दहेज में उपहार के नाम पर क्या क्या दिया जाता है। लेकिन यदि हम अतीत की बात करें, क्योंकि इतिहास क्या है, यानी अतीत का अध्ययन वर्तमान को यदि हम जोड़कर करते हैं और वर्तमान में जो ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, जैसे नगरीकरण, ग्रामीकरण, सामाजिकरण, वैश्वीकरण, इस सब को हम यदि वर्तमान से जोड़कर देखते हैं तो हमें इतिहास को और खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। तो इसी कारण जो ये हर्यक वंश या मगध साम्राज्य है, इसका क्या हुआ, यानी अधिक विस्तार हुआ। और प्यारे बच्चों, हर्यक वंश के अंतिम जो शासक हैं, यदि मैं अंतिम शासक की बात करूं तो हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, तो आप उनको देख लीजिए बेटा। जो अंतिम शासक हैं बेटा, तो अंतिम शासक का क्या नाम है। यानी इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं। या तो वो प्रथम शासक दे देगा या वो अंतिम शासक दे देगा, एक स्टेटमेंट में ये डालेगा और किसी भी डायनेस्टी से संबंधित उसकी 2 से 3 बात डाल देगा। अंतिम शासक कौन थे, उनका नाम था नाग दशक। यानी हर्यक वंश के अंतिम शासक जो थे उनका नाम नाग दशक था। इतनी बात क्लियर होगी, नाग दशक था, या आप इसको यानी दर्शक भी कह सकते हैं। क्लियर। और नाग दशक की यानी इसकी हत्या किसने कर दी बेटा, नाग दशक की हत्या, यानी नाग दशक की हत्या बाई के किसके द्वारा, शिशु नाग। शिशु नाग, शिशु नाग ने क्या किया बेटा, नाग दशक की हत्या कर दी। और जो ये हर्यक वंश था, हर्यक वंश के खंडरों पर, हर्यक वंश का विनाश करके हर्यक वंश के खंडरों पर एक नए वंश की स्थापना कर दी। ये बात स्पष्ट हो गई। इसने क्या किया बेटा, यानी हर्यक वंश के खंडरों पर एक नए वंश की स्थापना करी। इसने जिस नए वंश की स्थापना करी उस वंश का नाम क्या था, शिशु नाग वंश। ये बात आप समझ गए होंगे, जिस नए वंश की स्थापना हुई है उसका नाम क्या है, शिशु नाग वंश। तो शिशु नाग जो वंश है इसका प्यारे बच्चों संस्थापक कौन है, उसका नाम है शिशु नाग। तो इसका संस्थापक शिशु नाग है। और आपको ये बात बिल्कुल अवश्य पता होनी चाहिए कि जो शिशु नाग है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये क्या है बेटा, यह कर्क रेखा है। ये क्या है बेटा, कर्क रेखा। और शिशु नाग जो वंश है इसके ऊपर जो एक स्टेट है बिहार, इसके ऊपर स्टेट बिहार, तो बिहार में ही बृहद्रथ वंश था, उसी के ऊपर हर्यक वंश आया। हर्यक वंश का अंत करके
शिशुनाग वंश आया। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक हैं वो शिशुनाग हैं। क्लियर हो गया बेटा। और शिशुनाग ने क्या कार्य किए, इसके कार्यों की बात करते हैं तो इसने प्यारे बच्चों 2 कार्य किए। तो जो इसने वो कार्य किए वो कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला कार्य तो इसने अवंती को जीता। इसने अवंती को जीत लिया, जिसे कौन, यानी बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक नहीं जीत पाए। प्रॉपरली इसने अवंती को जीत लिया। और दूसरा कार्य क्या किया इसने? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी परिवर्तन किया। आप सब जानते हैं कि प्रथम राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। राजगृह से पाटलिपुत्र करने वाला उदयन, तो इसने क्या किया, यानी अब राजधानी पाटलिपुत्र चल रही थी, पाटलिपुत्र। तो राजधानी पाटलिपुत्र से इसने क्या बना दिया? वैशाली को बनाया। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली। तो ये क्वेश्चंस सिविल सर्विस में काफी बार पूछा गया है कि राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली करने वाला कौन था? तो उसका नाम क्या था बेटा? शिशुनाग। और जो शिशुनाग है इसका उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी कौन था बेटा? इसके उत्तराधिकारी की बात करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट शासक कौन था? यदि प्यारे बच्चों नेक्स्ट शासक की बात करें तो उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक या काकवर्ण। जो नेक्स्ट शासक थे बेटा उसका नाम क्या था? कालाशोक। नेक्स्ट शासक को कालाशोक या काकवर्ण कहते हैं। इसने क्या कार्य किए थे? इसके कार्यों के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। यदि मैं इसके कार्यों की बात करता हूं तो इसने, इसके जो पिताजी थे शिशुनाग, तो उसने पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी बनाया। और इसने क्या किया? वैशाली से पाटलिपुत्र, वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी क्या कर दी? परिवर्तन कर दी। यानी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र क्या कर दिया? इसने चेंज कर दिया। इतनी बात स्पष्ट हो गई बेटा। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने फर्स्ट काम तो ये किया, और सेकंड काम क्या किया इन्होंने? यानी अपने शासन काल के, प्यारे बच्चों सेकंड काम की बात करते हैं, अपने शासन काल के 10, अपने शासन काल के 10वें वर्ष में इन्होंने क्या किया बेटा? यानी अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सेकंड बौद्ध संगति, सेकंड बौद्ध संगति कराई। जो ये सेकंड बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है बेटा? बिहार में। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सेकंड बौद्ध संगति कराई। कब हुई थी बेटा? 383 ईसा पूर्व में। तो इसने क्या क्या कार्य किया? इसके कार्यों में, यानी शिशुनाग वंश में, ये छोटी सी एक स्टोरी है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। उसने 2 कार्य किए, अवंती को जीता और राजधानी परिवर्तन किया पाटलिपुत्र से वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था। इसने 2 कार्य किए, वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र चेंज करा दी, और अपने शासन काल के 10वें वर्ष में इसने सेकंड बौद्ध संगति कराई। इतनी बात स्पष्ट होगी बेटा। अब बात करते हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्यारे बच्चों नंदी वर्धन। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इनके अंतिम शासक का नाम नंदी वर्धन था। तो नंदी वर्धन क्या करते हैं? यानी नंदी वर्धन की हत्या कौन कर देते हैं? यानी नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। तो नंदी वर्धन को अब कौन आया? नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक हैं प्यारे बच्चों,
नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। तो नंद वंश के संस्थापक प्यारे छात्रों महापद्मानंद ने, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद ने क्या किया? नंदीवर्धन का वध किया और नंदीवर्धन का वध करके एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसको क्या कहा जाता है? नंद वंश कहा जाता है। और महापद्मानंद ये क्या थे? यानी मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के प्रथम, मगध जो साम्राज्य था बेटा, यह मगध साम्राज्य के प्रथम चक्रवर्ती शासक थे। मगध साम्राज्य के प्रथम चक्रवर्ती शासक या ये वहां के राजा थे। इतनी बात आपके स्पष्ट हो गई। मैं बात करता हूं बेटा, इसने क्या किया? महापद्मानंद ने, आपने उड़ीसा में एक जगह का नाम सुना होगा, कलिंग। मैं बात कर रहा हूं बेटा, महापद्मानंद ने क्या किया? उड़ीसा में एक जगह है कलिंग, कलिंग को क्या किया? इन्होंने जीता है। और कलिंग फेमस फॉर किसके लिए बेटा? यानी हाथियों के लिए, हाथी या हाथियों के लिए। तो कलिंग किसके लिए फेमस है प्यारे बच्चों? तो कलिंग हाथियों के लिए फेमस है। और यानी महापद्मानंद ने वहां पर क्या काम किया? महापद्मानंद की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए, तो महापद्मानंद ने, यानी कलिंग हाथियों के लिए फेमस, इसने कलिंग को जीता और कलिंग को जीतने के पश्चात वहां क्या किया? नहर का निर्माण, कलिंग में इन्होंने एक नहर का निर्माण भी कराया। तो ये क्वेश्चंस भी यूपीएससी में पूछा गया कि कलिंग में नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। क्लियर हो गया। और जैन धर्म के प्यारे बच्चों 10वें तीर्थकर हैं जिनका नाम है शीतल। तो शीतल की मूर्ति को लाया गया और मोखली गोसाल वहां से उसको ले गया। ये बात क्लियर होगी बेटा। जो नंद वंश है आपका, नंद वंश के जो शासक हैं, जो भी शासक हुए हैं, वह भार्गव, संरक्षक और परशुराम की उपाधि लेते थे। नंद वंश के सभी शासक यानी उपाधि कौन सी लेते थे? भार्गव की उपाधि लेते थे। भार्गव की उपाधि के साथ साथ यह और कौन सी? यानी परशुराम और क्षत्रप, परशुराम और यह क्षत्रप की उपाधि लेते थे। इतनी बात स्पष्ट हुई। और प्यारे बच्चों जो नंद वंश है, नंदों ने किसको सपोर्ट किया? यानी इन्होंने जैन साहित्य, जैन धर्म को सपोर्ट किया। और इन्होंने जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को सपोर्ट किया। इसी के साथ साथ आपको नंद वंश के जो अंतिम शासक हैं, यानी महापद्मानंद के जो उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम क्या है? धनानंद। इनके उत्तराधिकारी यानी महापद्मानंद के उत्तराधिकारी जो हैं, उनका नाम क्या बेटा? धनानंद। और जो धनानंद हैं, ये अपना आप में बहुत शक्तिशाली शासक थे। और धनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जिस टॉपिक को मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी सिकंदर ने इसी समय भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। ये बात स्पष्ट हो गई बेटा। यानी धनानंद के समय में ही सिकंदर ने क्या किया? यानी भारत पर आक्रमण किया। और धनानंद को मारने वाला कौन है? यानी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मारा और एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम है क्या बेटा? आपको पता होना चाहिए, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को पढ़ाने से पहले मैं आपको, यानी जो मगध साम्राज्य है, इसकी मजबूत स्थिति होने का कारण क्या था, इसके 4-5 कारणों के बारे में मैं आपसे चर्चा करने का
प्रयास करता हूं बेटा। यानी मगध की मजबूत स्थिति होने का पहला कारण साम्राज्यवाद की नीति, दूसरा कारण वैवाहिक संबंध, तीसरा कारण मगध साम्राज्य जिस क्षेत्र पर था वह क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ था। नेक्स्ट जो चौथा पांचवा कारण है वहां की बेटा जो राजनीतिक एकता थी, मगध साम्राज्य में राजनीतिक एकता यानी जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। और इसी के साथ साथ में मगध की जो सैन्य पावर है अर्थात नंदों की शक्ति से, यानी कौन उस समय के आसपास के जो सभी शासक हैं वे बहुत ज्यादा क्या होते थे बेटा, बहुत ज्यादा नंदों की शक्ति से वो घबराते थे। क्लियर बेटा?